अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर है आमना खान। आज मैं लाई हूँ आपके लिए सेकंड एपिसोड। रजब, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो ना? फिरोज साहब जोर से चिल्लाए थे। जब मैं तुम्हारे निकाह की तारीख रख कर आ गई हूँ और अब तुम कह रहे हो ये सब। मैंने इब्राहिम को ज़ुबान दी है और तुम जानते हो अच्छे से मेरी ज़ुबान मेरी जान है। फिरोज साहब उस ही शदीद गुस्से में पेटे पर चिल्ला रहे थे। अब्बा जी, मैं हरगिज़ ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकता जो यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो। रजब ने आंखें नीचे करके बाप को अपना फैसला सुनाया। नाज़िया बेगम ने घर आके बेटे को सारा मंजर बढ़ा चढ़ा के सुनाया था। वो ऐसे भी जरी की बजाय अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। ये तो फिरोज साहब की जिद थी कि उनके घर की बहू उनके भाई की बेटी जरी बने। मैं अब इब्राहिम से क्या कहूँ कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। ये कोई बात करने वाली है? फिरोज साहब को इस बात से बहुत ज़्यादा तैश आया था। उनका बस नहीं चल रहा था वो उठे और बेटे को मार मार के नीला करे। फिरोज साहब का एक ही बेटा था, उनको बहुत अजीज़ था। वो इसकी कोई बात नहीं टालते थे, मगर ये बात मानने वाले किधर थी जो इसने कही है। अब्बा जी, आप ये चाहते हैं कि मैं उसको शादी करके ले आऊँ उसकी और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लूँ? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। उसने इंतहाई नरम लहजे में नज़रें नीचे करके बात को कहा। फिरोज साहब को पता था अगर उसने इनकार किया है तो शादी के बाद वही होगा जो उसने अभी कहा है। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके भाई की बेटी उनके घर आके कोई दुख उठाए। अम्मा, कुछ देर में अकेली बैठ जाऊँ, उसने कमरे में आते ही माँ को कहा था। रुकैया बेगम को अपनी परवरिश पर बहुत नाज था। होता भी क्यों ना, उनको अल्लाह पाक ने इतनी लिहाज वाली बेटी से नवाजा था। वो माँ को कह सकती थी, खुदा के लिए मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दें और जाएं इधर से, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आराम से मासूमियत से माँ से पूछा था, अम्मा कुछ देर में अकेली बैठ जाऊँ? इन्होंने उसको गले से लगाया। हाँ मेरा बच्चा, बस रोना नहीं। अच्छा। इन्होंने उसका आंसुओं से भरा हुआ चेहरा साफ करते हुए कहा और ख़ुद वहाँ से रोते हुए चली गई। जरी वाशरूम में गई जो उसके कमरे के अंदर ही था। उसने वहाँ जाके शीशे में अपना अक्स देखा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसको इस बात का दुख नहीं था कि उसको यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। उसको बस इस बात का दुख था कि उसको बड़े अबू की फैमिली के सामने उसे जलील किया गया था। उसने कौन सी बहुत गलत बात कही थी? बाबा जान ने आज तक उसको कुछ नहीं कहा था और आज पूरे घर के सामने उसने वज़ू बनाया। उसको हमेशा लगता था वज़ू के बाद मांगी हुई दुआ कबूल होती है। उसने पैरों पे पानी डाला, दुपट्टा सर पे सही किया जो मसा करने के दौरान थोड़ा सा सर से पीछे हुआ था। फिर उसने हाथ उठाए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या मांगे। आज तो उसके पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने बगैर दुआ मांगे अपने हाथ अपने चेहरे पर फेरे और रोते रोते बाहर आई। फिर जाए नमाज डाली और इस पे बैठ गई। इसका दिल चाह रहा था वो भाग के किसी पहाड़ी पे जाए और ऊंचा ऊंचा रोए, जहाँ कोई इसकी आवाज़ ना सुने, कोई इसको ना देखे। वो रो रो के अल्लाह से बातें करे, उनसे शिकायतें करे, ऊंचा ऊंचा रोए, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना सर घुटनों पे रखा और बच्चों की तरह सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। अल्लाह जी, आपने देखा है ना आज मुझे बाबा जान ने कितना डांटा है। वो सिसकियाँ ले लेकर अल्लाह पाक को आज की सारी कहानी सुना रही थी। वो ऐसी ही थी, दिन में जो भी होता वो जो भी करती, रात को जाए नमाज पे बैठ के अल्लाह पाक को सारी कहानी सुनाती। वो आज भी ऐसा ही कर रही थी और आज तो दुख ही बड़ा था। आपको पता है ये बात, बाबा जान ने मेरे निकाह की तारीख भी रख दी है। अल्लाह जी सुने ना, मुझे नहीं करनी ना अभी शादी, उसने इसी तरह रोते हुए कहा। हाँ, अलबत्ता सिसकियों में थोड़ी कमी ज़रूर आई थी। वो जब भी अल्लाह पाक से बात करती थी हमेशा पुरसुकून हो जाती थी, मगर आज इसको बहुत दुख था। अल्लाह जी, बाबा जान मुझे ऐसे कैसे सबके सामने डांट सकते हैं? उसने फिर से रोते हुए कहा। अभी तक इसने सर घुटनों से नहीं ऊपर किया था। अल्लाह जी, मैं खफा हूँ आपसे भी। आप चाहें तो बाबा जान के दिल में नरमी डाल सकते हैं ना? आप चाहें तो मेरा निकाह रुकवा सकते हैं ना? मैं आगे पढ़ सकती हूँ ना? उसने खफा होते हुए कहा और आंसुओं को साफ किया। अल्लाह जी, बस मैंने अपना फ़ैसला आप पे छोड़ा है। मुझे पता है आप मेरे हक़ में ही फ़ैसला करेंगे। वो हमेशा अपने फ़ैसले अल्लाह पे छोड़ दिया करती थी और फिर पुरसुकून हो जाया करती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो खड़ी हुई और नमाज अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद इसने 2 रकात नफल हाजत के पढ़े थे। वो रोज़ ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल हाजत और 2 रकात नफल शुक्राने के पढ़ा करती थी। हाजत की वो इसलिए पढ़ती थी कि उसके दिल में जो भी हाजत हो वो अल्लाह पाक खुद ही कबूल कर ले, और शुक्राने के वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करने के लिए पढ़ती थी। दिन भर जो इन्होंने उसके लिए किया होता उसके बिन मांगे उसको वो सब कुछ देते जो वो चाहती। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती जिन्होंने उसको पैदा किया, इस काबिल बनाया कि वो उनके सामने बैठे उनसे बातें करे। अल्लाह जी किधर हर एक से बात करते हैं, वो तो उन्हीं से बात करते हैं जिनके दिल में उनका नूर हो। अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगी।
मैं फिरोज़ साहब को बताए बगैर आई हूँ। मुझे पता है वो आपसे और इब्राहिम भाई से कभी बात नहीं करेंगे। मुझे मेरी मजबूरी यहाँ लाई है, वरना मैं ऐसे कभी भी ना आती। नाज़िया बेगम आज अम्मा के पास आई थी और बनावटी दुख के साथ अम्मा को एक ही सांस में सारा किस्सा सुना रही थी। अम्मा जी को उनकी चालाकियाँ ऐसे भी पसंद नहीं थी, तभी तो वो अपने छोटे बेटे के पास रहती थी। उनको पता था वो ज़रमीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, मगर वो फिर भी इस रिश्ते के हक़ में थी। वो चाहती थी दोनों भाई हमेशा जुड़े ही रहें। बोलो भी मड़ा, क्या कहना चाहता है तुम? दादी अम्मा ने उकता जाने वाले अंदाज में कहा तो वो फ़ौरन बोल पड़ी। अम्मा जी, आपको तो पता है माँ बाप औलाद के सामने मजबूर होते हैं। अब तुम वो भी बोलेगा जिसके लिए तुम इतना लंबा तकरीर कर रहा है। अम्मा जी को बात समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहती हैं। रुकैया बेगम चाय बनाने बाहर किचन में थी। वो दोनों इस वक्त कमरे में अकेली बैठी थी। वो अम्मा जी, रजब ने निकाह से इनकार कर दिया है। नाज़िया बेगम ने नज़रें झुका के अम्मा जी को बताया। उनके तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। फिरोज़ साहब तो बताने से रहे। अच्छा हुआ जो उसने बता के किस्सा ही ख़त्म कर लिया। क्या? रिश्ते से इनकार? क्यों? क्या कमी है हमारी ज़रमीना गुल में जो ऐसे इनकार? दादी अम्मा एक सांस में बोलती चली गई। उनको पता था ये औरत कुछ न कुछ तो ज़रूर ही करेगी, मगर इतनी जल्दी इस बात की इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अम्मा, वो रजब कहता है कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसको यूनिवर्सिटियाँ पढ़ने का शौक़ हो। उन्होंने बगैर किसी लिहाज के एकदम से ये बात कह दी। इससे पहले कि अम्मा कुछ बोलती, दरवाजे पे खड़े इब्राहिम साहब एकदम बोल पड़े। उन दोनों को पता ही नहीं चला था वो कब आए और सारी बातें भी सुन ली थी। भाभी साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बच्ची हम पे कोई बोझ नहीं है जो किसी को भी दे दे हम। इन्होंने भाभी की तरफ कमर करके इंतहाई रौबदार तरीके से कहा। भाभी ने पर्दा भी नहीं लिया हुआ था तो वो कमर मोड़ के खड़े हुए थे। नहीं नहीं इब्राहिम भाई, हम मना लेंगे उसको। नाज़िया बेगम ने बात को संभालते हुए कहा। उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इब्राहिम साहब उसके मुंह से ही सब सुन लेंगे। वो तो अम्मा को बताने आई थी कि अम्मा इब्राहिम साहब को खुद बता देंगी और बगैर उन पे बात आए सारा मसला हल हो जाएगा। मगर यहाँ तो मसला ख़त्म होने की बजाय ज़्यादा हो गया था। अगर रजब के अब्बा को पता चल गया मैं उनसे बगैर पूछे आई हूँ और आपको ये बात बता दी है तो वो मुझे जान से मार देंगे। कुछ वक्त पहले की मकार नाज़िया बेगम अब बिल्कुल खौफजदा थी। उनको पता था कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। आप भाई साहब को बता दीजिएगा भाभी, हम अपनी ज़रमीना गुल का हाथ रजब खान के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि मेरी बेटी आगे पढ़ेगी। इब्राहिम साहब ने कमर मोड़ के ही जवाब दिया और ख़ुद कमरे से बाहर चले गए और रुकैया बेगम हाथ में चाय और पकौड़ों का ट्रे लिए वहीं खड़ी रहीं। उनको सारी बात समझ आई, मगर एक बात वो समझ नहीं सकी। मेरी बेटी आगे पढ़ेगी? मानो क्या हुआ है, तुम्हें खफा हो मुझसे? मानो मेरा छोटा सा चूज़ा खाना क्यों नहीं खा रही? वो अपना ज़्यादा वक्त अपनी मानों के साथ गुजारा करती थी। उसको जितनी मोहब्बत अपनी मानों से थी शायद ही किसी और से हो। वो उसको गोद में कभी नहीं उठाती थी, उसके पास बैठती हमेशा और उसके सर पे हाथ फेरती। उसकी मानों को इसका ये अमल बहुत अच्छा लगता था। वो भी आगे से आंखें बंद कर देती थी जैसे सो रही हो। जैसे कोई माँ अपनी बच्ची के सर पे प्यार से हाथ फेरे वो उसके सर पे फेरा करती थी। उसको लगता था अगर कल को उसके बच्चे भी हुए वो उनको इतनी मोहब्बत नहीं दे सकेगी जितनी वो अपनी मानों से करती है। वो रोज़ रात को उस पर दुरूद पाक पढ़ के उसको देख के सोती थी। उसके घर में बिल्ली की इजाज़त नहीं थी तो वो इसको अपने कमरे में नहीं लाती थी। उसने उसके लिए बाहर सहन में ही छोटा सा कमरा बना रखा था जिसमें कारपेट डाली हुई थी और अपनी हर गर्म जैकेट उसके नीचे वो ला के रखती थी। चूँकि मानसहरा एक पहाड़ी इलाका है, उधर शदीद ठंड पड़ती है और जरी जैकेट की आशिक थी। उसके पास इतनी जैकेट्स होती कि पूरी सर्दियाँ भी एक एक जैकेट रोज़ पहने तो भी ख़त्म ना हो। उसको जो भी जैकेट बहुत गर्म लगती वो मानो के कमरे में डाल देती ताकि मानो गर्म रहे। उसने इतने दिनों से मानो से सही से बात नहीं की थी, ना ही उसको सही से प्यार किया था, तो खफा होना तो इसका हक बनता था। वो पैरों के बल मानो के सामने बैठी उसको कुर्सी पे बिठाया और दोनों हाथों में उसका मुंह बहुत प्यार से लिया और खुद आगे होके इसके नाक पे प्यार किया। मेरा बच्चा अब तो राज़ी हो जाए ना, उसने थोड़ा सा रोने की एक्टिंग करते हुए कहा और वो फ़ौरन म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने एक बार फिर उसकी नाक पे प्यार किया और मुस्कुराते हुए बोली, मानो बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे। वो सफ़ेद रंग की इंतहाई खूबसूरत बिल्ली थी। वो उसकी हर बात समझती, उसके साथ वाक करती, जिधर भी वो जाती उसके पीछे पीछे होती। जरी को उसकी नाक बहुत पसंद थी। वो हमेशा उसको उसकी नाक पे प्यार किया करती थी और साथ ही इधर उधर देखा भी करती कहीं अम्मा की नज़र न पड़ जाए उस पर और फिर से एक कवाली शुरू हो जाए। भाभी के जाने के बाद इब्राहिम साहब अम्मा जी के पास आए थे। वो आज बेहद अफसरदा थे, इस वजह से नहीं कि रिश्ते का इनकार हुआ है और रजब ने किया है, वो इस वजह से दुख में थे जिस बेटी ने उनसे कोई ख्वाहिश भी नहीं की, उसकी ना की हुई ख्वाहिश पे लोग इस पे बातें करें, उसकी फर्माबरदार बेटी को कोई ऐसा कहे। अगर रजब उनके भाई का बेटा ना होता तो यकीनन वो इसको इस वक्त ही गोली मार देते। अम्मा जी, बच्चों को ना पता चले कि भाभी आई थी और रजब ने जरी के लिए ऐसा कहा है।
इब्राहिम साहब ने नज़रें झुका के माँ को कहा था। वो वैसे भी अपनी उस दिन की बात से बहुत बहुत शर्मिंदा थे। अम्मा जी, अगर शहाब और सुल्तान को पता चल गया कि रजब ने ऐसे कहा है तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं चाहता बच्चों के दिल में एक दूसरे की तरफ से कोई मैल आए। तुमने बहुत अच्छा सोचा है बच्चे, माँ ने बड़े प्यार से बेटे के कंधे पे हाथ फेर के कहा। अम्मा, मैंने एक फैसला किया है, इन्होंने माँ की तरफ देखते हुए कहा। एक बार फिर सब इकट्ठे हुए और इस बार जर्मीना कमरे के बाहर खड़ी नहीं सुन रही थी बल्कि कमरे के अंदर सबके साथ बैठी थी। जर्मीना गुल, तुम्हारे दाखिले यूनिवर्सिटी के कब जा रहे हैं? इब्राहिम साहब ने बगैर बातों को गोल मोल किए डायरेक्ट बेटी को मुखातिब करते हुए कहा। वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने इब्राहिम साहब को बहुत हैरत से देखा, जैसे इन्होंने कोई बहुत ही अनहोनी बात कर दी हो। और जर्मीना गुल, उसको लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। बाबा जान ने शायद और कहा है और इसने यूनिवर्सिटी सुन लिया है। जी बाबा जान, उसने बहुत डर डर के दोबारा पूछा, जैसे वो तस्दीक चाहती हो जो उसने कुछ लम्हों पहले सुना था। अब की बार इन्होंने बड़े बेटे की तरफ देखा जो उनको बहुत हैरत के साथ देख रहा था। उसको भी लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। शहाब खान कल यूनिवर्सिटी जाना और जर्मीना गुल का दाखिला करवाना। लेकिन बाबा जान, बाप को पता था बेटा क्या कहना चाहता है। इन्होंने एक नज़र सब पे डाली और सवालिया नज़रों से सबको देखा। क्या तुम लोगों को मेरे फैसले पे कोई एतराज़ है? किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कुछ बोल सके। जिसको एतराज़ भी था वो भी खामोश रहा। इब्राहिम साहब ने एक बार फिर बोलना शुरू किया। वैसे तो वो इतना नहीं बोला करते थे, मगर इन्होंने आज सबको मुतमईन करना था, ख़ुसूसन अपने बेटों को। जर्मीना गुल मेरा गुरूर है और मुझे पता है वो मेरा गुरूर कभी नहीं तोड़ेगी। इन्होंने बड़े मान से बेटी को देख के कहा था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज से पहले कौन हमारे ख़ानदान में यूनिवर्सिटी गया है। बेशक आज से पहले कोई नहीं गया, क्योंकि हमारे ख़ानदान की हर लड़की जर्मीना गुल नहीं है। मैंने ये फ़ैसला किया है जर्मीना गुल आगे पढ़ेगी और मैंने भाई साहब को भी रिश्ते से इनकार कर दिया है। जर्मीना को लगा जैसे वो जन्नत में चली गई हो, जैसे उसको पूरी कायनात मिल गई हो। वो नज़रें झुकाई, आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उसको बिल्कुल यकीन नहीं था उसके बाबा जान आज उसके लिए बोलेंगे। उसके लिए आज दुनिया का मुबारक तरीन दिन था, इसलिए नहीं कि उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, उसकी दुआ पूरी हुई थी। आज उसके बाबा जान ने उसको अपना गुरूर कहा था। अल्लाह पाक ने उसकी मांगी हुई दुआ कबूल फरमाई थी। उसने सोचा था वो बाबा जान का गुरूर बन के दिखाएगी, उनका ये ईमान वो कभी नहीं तोड़ेगी। वो बहुत खुश थी और शायद उससे ज़्यादा उसकी माँ खुश थी। आज उसके शौहर ने अपनी बेटी के हक़ में फ़ैसला किया था। उनको पता था उन्होंने ये फ़ैसला ज़िद में लिया है। उनको बस ये खुशी थी कि उन्होंने ज़री को पहली बार अपना गुरूर कहा था, उसको अपना मान कहा था। ज़री की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। अब खुदा जाने वो सफ़र तालीम था या सफ़र इश्क। कॉलेज के लिए रोज़ उसे आवाज़ दे के जगाया जाता था, मगर आज वो इतनी खुश थी कि नमाज़ पढ़ने के बाद सोई ही नहीं। उसने नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पाक खोला और उसकी तिलावत करने लगी। ये उसका रोज़ का मामूल था। कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा ही सही, मगर पढ़ती ज़रूर थी। वो हमेशा कुरान मजीद समझ के पढ़ा करती थी। एक आयत पढ़ती, उस पर घंटा सोचती रहती। जहाँ अल्लाह के अज़ाब का जिक्र होता तो सहम सी जाती। फिर अगली ही बात में अल्लाह के रहम का जिक्र होता, आंखें बंद करती और मुस्कुरा देती। अल्लाह जी, आप कितने अच्छे हैं ना। उसने पर्दा लेना भी इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उसके अल्लाह का हुक्म था। उन्होंने सूरह नूर में वाज़िह पर्दे का हुक्म दिया है। तर्जमा। और या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं, बजस उसके जो खुद ज़ाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। वो अपना बनाव सिंगार ना जाहिर करें मगर उन लोगों के सामने। शोहर बाप, शोहरों के बाप अपने बेटे, शोहरों के बेटे भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपने ममलूक, वो ज़ेर दस्त मर्द जो किसी और किस्म की गर्ज ना रखते हों, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ़ ना हुए हों। वो अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई ना चला करें कि जो अपनी जीनत इन्होंने छुपा रखी हो उसका लोगों को इल्म हो जाए। ऐ मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्का है कि फलाह पाओगे। ये आयत उसके दिल पे लगी थी। ऐसे तो कुरान पाक की हर बात उसके दिल में उतरती थी, मगर पता नहीं क्यों उसको सूरह नूर से इश्क था। उसने सूरह नूर में पढ़ा कि अल्लाह पाक ने उसे हुक्म दिया है, तब से उसने खुद को लिपेटना शुरू कर लिया। उसने बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए हिजाब लिया था। उसके बाबा जान और भाई भी पर्दे के मामले में बहुत सख्त थे, मगर वो हर वक्त उनके साथ तो नहीं होते थे। वो उनकी गैर मौजूदगी में भी सर पे दुपट्टा लिए रखती थी ताकि उसका कोई एक बाल भी ना देख सके। कॉलेज में उसकी दोस्तें इस बात पे अक्सर उसका मजाक भी उड़ाया करती थी, मगर उसने कभी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो वो अपने रब को खुश रखेगी, बस बाकी दुनिया से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा ये बात सोचती थी। कॉलेज जाने के लिए वो चादर लिया करती थी, मगर यूनिवर्सिटी के लिए उसने ख़ुसूसन अबाया बनवाया था।
मानो को खाना खिलाने के बाद वो अपने कमरे में आई थी। बाल ब्रश किए, लंबे खूबसूरत बालों को एक जोड़े में लपेटा और फिर अबाया पहना और हिजाब ऐसे लिया कि उसकी आंखों के बगैर और कुछ ना नजर आए। वो हमेशा सोचती थी, ये जो लड़कियां अबाया और हिजाब लेती हैं, इसमें फ़ैशन वाली कौन सी बात होती है। हिजाब में कैसा फ़ैशन के सारे बाल नज़र आ रहे हों, आंखों पे फुल मेकअप किया हुआ हो और सारा दुपट्टा ला के बस सर पे ही किया हो और ऊंचा सा जूड़ा बना दिया हो, और अबाया इतना तंग हो कि आप हर एक गहरे गहरे की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हों। क्या ये है पर्दा? क्या ये होता है हिजाब जो आजकल की अक्सरियत लड़कियों की तादाद करती है? क्या इस पर्दे का हुक्म दिया है खुदा और इसके रसूल ने हमें? वो जब भी ऐसी लड़कियों को देखती तो हमेशा शर्मिंदा होती। वो ऐसी लड़कियों को देख के हमेशा शर्म से अपनी निगाहें झुका देती। जरी अम्मा उसके कमरे में आई थी। मेरा बच्चा तैयार हो गया है? वो उसको हमेशा प्यार से मेरा बच्चा कहकर बुलाया करती थी। जी अम्मा, तैयार हो गई हूँ, उसने वज़ू बनाते हुए कहा। वो हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले वज़ू किया करती थी। जरी जल्दी तैयार हो जाओ ना, भाई खड़ा है बाहर। इन्होंने उसको कमरे से ही आवाज़ दी जो अभी तक वॉशरूम में थी। जी अम्मा, बस वज़ू बना रही थी मैं, उसने बाहर आते हुए माँ को कहा। वो अबाया में इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। उसने खुला खुला अबाया बनवाया था और हिजाब भी ऐसे लिया हुआ था कि उसकी खूबसूरती निखार रहा था। शायद ही कोई लड़की हिजाब में इतनी खूबसूरत लगे जितनी वो लग रही थी। उसकी दिलनशी आंखें एक झील का मंजर दे रही थीं। कॉलेज में वो हिजाब नहीं लेती थी। उसकी आंखों की खूबसूरती उसका डिम्पल अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता था, मगर आज उसने हिजाब लिया था, निकाब किया था, सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही थी जो रात की गहराई में चांदनी का काम कर रही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी आज बहुत प्यारी लग रही है। माँ ने प्यार से उसका माथा चूमा। अम्मा, आप भी ना? उसने मुस्कुराते हुए माँ को देखा। ये क्या है अम्मा? उसने माँ के हाथ में बड़ी सी चादर को देखते हुए कहा। ज़रमीना गुल, ये चादर है, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। माँ ने बेटी के एक कंधे पर और फिर दूसरे कंधे पर चादर डालते हुए कहा। लेकिन अम्मा, मैंने तो अबाया लिया हुआ है और हिजाब का दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा है, फिर ये चादर? उसने हैरान होने वाले अंदाज में माँ से पूछा, जो बड़े प्यार से उसकी चादर को ठीक कर रही थी। ज़रमीना, इसको सिर्फ चादर मत समझना, इस चादर को अपने बाबा जान की इज्जत समझना। वो ज़रमीना की तरफ देखते हुए उसे कहे जा रही थी। ज़री, आज तुम ही घर से बाहर नहीं जा रही, बल्कि हमारी इज्जत साथ लिए जा रही हो। अपने माँ बाप और भाइयों की इज्जत का बरहम रखना, खुद को ऐसे रखना कि इसके बाद ख़ानदान की और लड़कियाँ भी पढ़ने जाएं। कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारी आने वाली 7 नस्लों की लड़कियाँ कभी ना पढ़ सकें। इन्होंने बहुत प्यार से बेटी को समझाया था। वो जानती थी वो जिस बेटी को समझा रही हैं वो पहले ही सारी बातें समझती है। अम्मा, आप भरोसा रखिएगा अपनी बेटी पे, इस चादर का हमेशा मान रखेगी आपकी बेटी। उसने माँ के हाथ पकड़े और उनको गले लगाते हुए प्यार से बोली। ज़री, अब आ भी जाओ। जी जी जान जी, बस आ गई। भाई की आवाज़ पे वो फ़ौरन भागते हुए बाहर गई। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज़। माँ को खुदा हाफिज़ कहने के बाद दादी अम्मा के पास गई जो बाहर बरामदे में ही बैठी थी। अच्छा दादी अम्मा, खुदा पामान, उसने उनको प्यार करते हुए कहा। खुदा पामान ज़रमीना गुल, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। इन्होंने हाथ उठा के दुआ की। ज़री की बच्ची, बस तुम आज आ जाओ, तुम्हें मैं सीधा करूँगी। फिज़ा यूनी के गेट पे खड़ी इधर उधर टहल रही थी और साथ जो मुंह में आ रहा था वो ज़रमीना को कहे जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो ज़रमीना का गला दबा दे। पिछले 1 घंटे से वो गेट के पास खड़ी आते जाते लोगों को पाँव उठा उठा के देख रही थी, कहीं ज़री ही ना हो। वो जानती थी ज़री को अगर वो नज़र ना आए तो वो उधर ही बैठ के रोना शुरू हो जाएगी। बेटा, आपको कोई मसला है? खैर तो है ना? काफ़ी वक्त से तुम इधर गेट के पास खड़ा है। काफ़ी टाइम से फ़िज़ा को उधर खड़े देखकर गेट पे चौकीदार ने पूछ ही लिया। जी जी चचा, सब खैर है। एक राज की बात बताऊं मैं आपको? बताएंगे तो किसी को नहीं ना? पता नहीं क्यों मुझे आप पे तरस आ गया और मैंने सोचा मैं आपको बता ही दूं। पहले आप वादा करें किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा चले, मैं आपको बता ही देती हूँ। मुझे ना इधर आप पे नज़र रखने के लिए भेजा है। फ़िज़ा ने आवाज़ आहिस्ता करके सरगोशनी वाले अंदाज में उनको बोला। हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? रिजवान खान ने निहायत हैरत से पूछा। वो इतना बूढ़ा भी नहीं था और ना ही इतना जवान, लगभग 35 का होगा। हम उन लोगों को छोड़ेगा नहीं, ये हमारी इंक्वायरी करवाता है। हम कोई चोर है? हम कोई डाकू है? हम जाता है अभी प्रिंसिपल के पास। रखो अपना नौकरी अपने पास, हम कहीं मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल लेगा। फ़िज़ा की तो जैसे हवाएं उड़ गईं। उसने तो टाइम पास के लिए बस छोटा सा मजाक किया था। उसको क्या पता था ये मजाक उसको ही महंगा पड़ जाएगा। वैसे तो यूनिवर्सिटी की गाड़ी जाती थी जिसमें सारे स्टूडेंट्स जाते थे, मगर ज़रमीना गुल को छोड़ने और यूनिवर्सिटी से लेके जाने के लिए भाई की ड्यूटी लगी थी। ज़री यूनिवर्सिटी के गेट के पास रुकते हुए सलमान ने बहन की तरफ देखा जो पूरा रास्ता खामोश रहा था। ज़री कुछ पूछ लेती तो सरसरी सा जवाब देता। अब वो बहन की तरफ बाकायदा देख रहा था। ज़री, तुम इस माहौल में चल तो जाओगी ना? गुस्सा अपनी जगह था मगर बहन के लिए वो बेपनाह मोहब्बत अपनी जगह थी। जी जान जी, उसने नज़रें झुका के बस मुख्तसर सा जवाब दिया।
उसके अपने पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने तो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी, वो कैसे इतना अरसा इधर गुजारेगी। वो दिल ही दिल में बहुत परेशान थी। फ़िज़ा होगी ना तुम्हारे साथ। उसकी सारी दोस्तों का उसके घर में पता होता था और फ़िज़ा तो थी ही उसकी ख़ास दोस्त। जी भाई, फ़िज़ा भी होगी। रात को लाला गुल के नंबर से उसको कॉल की थी मैंने। वो गेट के पास ही मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, उसके साथ ही होना और अपना बहुत ख्याल रखना। मैं वापसी पे तुम्हें खुद लेने आ जाऊँगा। उसने चेहरे पे बगैर किसी तासर के बहन को कहा और गाड़ी से उतर के बहन के लिए दरवाज़ा खोला। अच्छा जान जी, खुदा हाफिज़, उसने बहुत प्यार से भाई को कहा था। ख्याल रखना अपना ज़री। जी जान जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और गेट तक चली गई। उसने एक नज़र पीछे मुड़ के सुल्तान को देखा। वो वहीं पे खड़ा उसके दरवाजे के अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा था। उसने सुकून का सांस लिया। जान जी, जिसकी हिफाजत करने के लिए आप जैसे भाई हों, वो कैसे डर सकती है। बेशक भाई बहनों की सर की चादर होते हैं, उसने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा और गेट खोल के अंदर चली गई। और चचा सुने तो सही, मजाक कर रही थी मैं आपसे। फ़िज़ा ने रिजवान खान को जाते देख के जोर से बोला। ये मजाक था? इसको तुम मजाक कहता है? मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? ताया की बेटी है तुम, हमारा जो मजाक करता है हमसे, वो भी आखिर पठान था, इतनी आसानी से किधर मान जाता। चचा जी प्लीज़ सुने, मैं अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ। बस आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपसे मजाक में कह दिया, उसने इंतहाई बेचारगी से कहा। फ़िज़ा, ज़रमीना ने गेट पे खड़ी फ़िज़ा को देख लिया था और उसको उधर से ही आवाज़ दी थी। ज़रमीना मर ही जा तू, उसने पास आती ज़रमीना को दांत दबा के कहा। सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई ना, तभी तुम गुस्सा हो रही हो ना। ज़रमीना ने कानों को हाथ लगाते हुए मासूमियत से कहा। रिजवान खान खड़ा सब सुन रहा था, उसे बोले बगैर रहा नहीं गया। देखो तुम्हारे जैसा हमारी भी एक बेटी है, हम तुमको कुछ नहीं कहता। अगर कोई लड़का होता तो उसके दांत अभी बाहर होते। रिजवान खान ने फ़िज़ा को देखते हुए कहा। सॉरी चचा, गलती हो गई। उसने ज़रमीना का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी वहाँ से चलने लगी। क्या हुआ है? वो तुम्हें ऐसे क्यों कह रहे थे? क्या किया है तुमने? जरी एक ही सांस में बहुत हैरत से फ़िज़ा से पूछ रही थी, जो गुस्से में उसका हाथ पकड़े आगे आगे जा रही थी। चुप करोगी तुम इस वक्त? ये उस पागल पठान का सारा गुस्सा मैं तुम पे निकाल लूँ? ये सारे के सारे पठान ऐसे ही दिमाग फिरे होते हैं या ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा था? फ़िज़ा गुस्से में बस बोलती जा रही थी। अच्छा आराम से तो चलो ना, ज़री ने तकरीबन भागते हुए फ़िज़ा को कहा। आह, देख के नहीं चल सकते आप? सामने से आते हुए एक लड़के से फ़िज़ा की जोर से टक्कर हुई। शायद वो भी फ़िज़ा की तरह ही बहुत जल्दी में था। उसके हाथ में कुछ कागज़ थे। वो उनको तरतीब देता हुआ तकरीबन दौड़ने वाले अंदाज में आ रहा था। टक्कर लगते ही उसके हाथ से सारे कागज़ नीचे गिरे। उसने नागवारी से उसको देखा और ज़मीन पर से अपने कागज़ उठाने लगा। मोहतरमा, मैं तो देख के ही चल रहा था, शायद आपको जाने की मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। वो बगैर उनकी तरफ देखे ज़मीन से अपने सारे कागज़ उठा रहा था। जिधर कोई लड़की देखी नहीं, उधर ही इनको कुछ नज़र नहीं आता और टकराना शुरू हो जाते हैं। फ़िज़ा बगैर लिहाज किए बस बोली चली जा रही थी, जबकि उसको अच्छे से पता था गलती उसकी अपनी थी। फ़िज़ा, ज़रमीना ने आंखों ही आंखों में फ़िज़ा को चुप होने का कहा। देखिए मोहतरमा, मैंने जानबूझ के आपको टक्कर नहीं मारी, फिर भी मैं माजरत करता हूँ, उसने अपने कागज़ उठा के फ़िज़ा की तरफ देखते हुए कहा। अचानक उसकी नज़र पीछे खड़ी ज़रमीना पे पड़ी, जो हिजाब में अबाए के ऊपर सफ़ेद चादर किए उसके बाजुओं को ज़ोर से दबा रही थी और उसको चुप होने का कह रही थी। उसने एकदम अपनी नज़रें झुका ली और माजरत करता हुआ वहाँ से चला गया। हाँ, मैं समझती हूँ तुम जैसे लड़कों। इससे पहले कि फ़िज़ा कुछ और कहती, वो वहाँ से जा चुका था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। फ़िज़ा ने उसी गुस्से वाले अंदाज में बोला। वैसे तो इसको इतना गुस्सा नहीं आता था, मगर आज वो पहले ज़रमीना, फिर रिजवान खान और फिर इस लड़के की वजह से बहुत गुस्से में आई थी। अच्छा आप चुप हो जाओ फ़िज़ा, उसने प्यार से फ़िज़ा को देखा और बोला। फ़िज़ा ने उसको एकदम से गले से लगाया और मासूमियत से सॉरी कहा। मैंने तुम्हें गले से भी नहीं लगाया इन बदतमीज़ों की वजह से। ये पहला मौका था जब उसने इतने वक्त बाद उसको गले से लगाया था। उसकी खूबसूरत आंखों में और चमक आई थी। फ़िज़ा, वो देखो लड़का अपना एक कागज़ यहीं पे भूल गया है, देखो काम का ना हो। ज़रमीना ने ज़मीन पे पड़े कागज़ की तरफ इशारा किया। फ़िज़ा ने वो कागज़ उठाया और पढ़ने लगी। शायद कोई सर्टिफिकेट है, ऊपर नाम भी लिखा हुआ है उसका। क्या नाम है खान साहब का जिन्होंने आप पे एटीट्यूड दिखाया है? ज़रमीना ने फ़िज़ा को गुस्से दिलाने के लिए तंग करने वाले अंदाज में कहा। हाँ, एटीट्यूड माय फुट। फ़िज़ा ने गुस्से से उसको देखा और बोली। अच्छा नाम तो पढ़ो ना, ज़री ने उसके हाथ से कागज़ खींच के कहा। नाम पढ़ के अब क्या करना, नाम तो आपने उनको दे ही दिया है खान साहब। फ़िज़ा ने गुस्से से ज़रमीना को देखते हुए कहा। उसने कागज़ को सही किया और मुस्कुराते हुए नाम पढ़ने लगी। उसने आंखें ऊपर करके फ़िज़ा को देखा और शरारती से अंदाज में बोली। अच्छा तो खान साहब का नाम है जी सैयद वजदान हुसैन शाह। एक लड़का है मेहरबान सा, लोगों की भीड़ में अनजान सा, फूलों में गुलाब सा, सावन में घटाव सा, मोहम्मद का पैरोकार सा, हुसैन इब्ने अली का लजपाल सा, पंचतन का गुलाम सा। अजान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो उठकर बैठा और कलमा पढ़ा। खिड़की खोलकर पर्दे साइड पर की और चलता हुआ बालकोनी में आया। ठंडी हवा में सांस ली।
हाफ टी शर्ट और ट्राउज़र में इसकी रंगत इस वक्त और भी निखरी हुई थी। उसने आंख बंद की तो अचानक से दो बड़ी बड़ी काली आंखें, पर्दे में लिपटा चेहरा एकदम आंखों के पीछे आया। वो झटके से आंखें खोल के यहाँ वहाँ देखने लगा। कल जब वो यूनी में अपने पेपर्स जमा करवा के निकला था, तभी इसकी नज़र दो लड़कियों पर पड़ी थी, जिसमें एक मुकम्मल हिजाब और दूसरी बापर्दा थी। न जाने इसमें ऐसी क्या कशिश थी कि वो जो लड़कियों को देखता तक नहीं था, इसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। अलार्म की आवाज़ पर वो अंदर आया और मोबाइल को बंद किया। वाशरूम में घुसकर बाथ लिया और मस्जिद के लिए निकल आया। घर से कुछ ही फासले पर मस्जिद हुसैन थी। क्योंकि वो एक सैयद ख़ानदान से था, तो अहले बैत से मोहब्बत उसकी और ख़ानदान की निराली थी। इस पूरे इलाके में इनकी मस्जिद मशहूर थी। वो आगे की सिफ में खड़ा हुआ और नमाज अदा करके कोने में बैठकर कुरान खोल लिया। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बावजह नादानी कोई बुराई कर गुजरे, फिर जल्द उससे बाज आ जाए और तौबा करे तो अल्लाह ताला भी उसकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला, हिकमत वाला है। उसकी तिलावत ने एक शहर बांध दिया था। वहाँ मौजूद चंद लोग महसूर हो गए थे इसकी आवाज़ से। वो इस आयत में अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत देकर मुस्कुराया। अल्लाह कितना मेहरबान और खूबसूरत है। उसकी आंख का कोना नम हुआ। वो रोज़ की एक आयत पढ़ता और समझता था कि अल्लाह क्या कहना चाहता है अपने बंदे से। वो दूसरों को भी यही कहता था। अक्सर बात सुनते और अक्सर हंस के टाल देते थे। सूरज निकल आया था। वो कुरान पाक रखकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में नज़र आते कुछ मांगने वालों को देखा। मुस्कुराकर चुपचाप उनका हाथ भर के वो घर के अंदर दाखिल हुआ। कल का यूनिवर्सिटी का दिन घूमने फिरने में ही गुजरा था। कभी एक क्लास में और कभी दूसरी में, कभी एक डिपार्टमेंट और कभी दूसरा। स्टूडेंट्स बिल्कुल नए थे और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। ऐसे भी उनको यूनिवर्सिटी का माहौल कॉलेज के मुकाबले में बहुत अजीब लग रहा था। जिधर देखते दो लड़का लड़की बैठे होते या ग्रुप की सूरत में बहुत से लड़कियां लड़के आपस में बैठे कुछ पढ़ रहे होते या बुलंद आवाज़ में कह के लगा रहे होते। ज़रमीना को ये सब देख के बहुत अजीब लगा। वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी और अचानक से एक नई दुनिया। उसको ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये सब क्या हो रहा है। बस वो फ़िज़ा के साथ इधर उधर चलती रही। जिधर वो लेके जाती वो भी साथ हो लेती और नज़रें झुकाए बस चलती रहती। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वो नमाज़ पढ़ के सीधा माँ के पास आया करता था, जो कुरान पाक खोले ऊँची आवाज़ से तिलावत कर रही होती थी। माँ जी ने सर हिलाते हुए मुस्कुरा के आंखों से जवाब दिया। वो अभी तिलावत कर रही थी और वो उनके पास उनके पैरों में ज़मीन पे बैठा बड़े प्यार से माँ की आवाज़ में तिलावत सुन रहा था। उसको उसकी माँ से ज़्यादा किसी के मुंह से तिलावत नहीं अच्छी लगी थी। माँ ने तिलावत मुकम्मल की, कुरान पाक बंद किया, दोनों आंखों से बारी बारी लगाया और चूमते हुए रखने लगी। वो जल्दी जल्दी उठा और कुरान पाक वहीं पास पड़ी अलमारी पे रखा और फिर माँ के पास आके बैठ गई। अब वो तस्बीह पे कुछ पढ़ रही थी। इन्होंने तस्बीह को चूमा और फिर बेटे के सर पे बारी बारी फूंका और मुस्कुराने लगी। वजी देखो कितना कमज़ोर हो गए हो तुम, अपना ख्याल रखा करो, इतना काम ना किया करो कि अपनी सेहत ही भूल जाओ। वो बेटे के सर पे हाथ फेरते हुए फिक्रमंदी से कहे जा रही थी। तोबा तोबा माँ जी, ये देखें ज़रा, आप में कमज़ोर हो गए हूँ। आप तो चाहती हैं मैं बिल्कुल जान सी न बन जाऊँ। अपने बाजू माँ को दिखाते हुए हंसने लगा। वो ऐसे भी बात बात पे मुस्कुराता और हंसता रहता था। उसकी आदत ही ऐसी थी, हमेशा हंसना और मुस्कुराना, और जब गुस्सा आए तो खुद पे निकाल लिया करता या अगले बंदे पे जोर देकर चीखा करता। फातिमा बेटा जल्दी से नाश्ता ले आओ, भाई को यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। 2 उससे बड़ी बहनें थीं और 3 उससे छोटी। सारी बहनें घर पे ही थी, किसी की शादी नहीं हुई थी। वो सैयदों से बाहर शादी नहीं कर सकते थे और ख़ानदान में वालिद साहब किसी को देते नहीं थे। उसकी अक्सर बहनों की वजह से वालिद साहब से बहस होती रहती थी। वो हमेशा यही कहता था, बहनों की उम्र चली गई तो फिर कौन करेगा उनसे शादी। वो लाहौर के रहने वाले थे, ख़ानदान वालों से उनकी बनती नहीं थी, तो वो पिछले 5 साल से मानसहरा आए थे। आज यूनिवर्सिटी का दूसरा दिन था। आखिरकार चल चल के बुरा हाल होने के बाद उनको अपना डिपार्टमेंट मिल ही गया था। क्लास शुरू हो चुकी थी। ज़रमीना और फ़िज़ा सबसे फ्रंट वाली सीट पे कोने में बैठे थे। यारा मुझसे तो नहीं बैठे होता पीछे। फ़िज़ा ने कुर्सी पे बैग रखते हुए कहा। हाँ, आगे बैठ के जो तीर मार लेंगी ना आप, वो भी मैं देख लूँगी, इन्होंने सरगोशी वाले लहजे में एक दूसरे को कहा। क्योंकि मैम क्लास में मौजूद थी और हाथ बांधे सख्त अंदाज में खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि स्टूडेंट्स पूरे हों और वो क्लास शुरू करें। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सीट हेयर? इन दोनों के साथ वाली कुर्सी खाली थी। एक दुबली पतली सी लड़की ने इन दोनों को मुखातिब करते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। यस श्योर, फ़िज़ा ने मुस्कुराते हुए बैठने का कहा और फिर ज़रमीना के कान में सरगोशी करने लगी। ये तो ऐसे पूछ रही हैं बैठने के लिए जैसे हमारे अब्बा हजूर की यूनी है। चुप हो जाओ मैम, हमें ही देख रही हैं ऐनकों के नीचे से। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्ट वेलकम इन हज़ारा यूनिवर्सिटी। देन आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यू पीपल हैव टू नो अबाउट योर सब्जेक्ट टीचर। माई नेम इज़ मैम शमिया। आई डिड माई मैट्रिक इन MPS, FSC इन डिग्री कॉलेज, दैन BS इन पोस्ट ग्रेजुएट। यार इन्होंने तो आते ही पकाना शुरू कर लिया। उर्दू नहीं आती इनको जो नॉन स्टॉप अंग्रेज़ी में लगी हुई हैं।
नहीं जानना हमें आपके बारे में। ये लें, हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाएं। फिज़ा ने अपने गोद में रखे हाथों को जोड़ते हुए इतने आराम से कहा कि ज़रमीना के अलावा किसी को आवाज़ नहीं आई। फिज़ा मर जाओ तुम, चुप हो जाओ, मैम ने देख लिया तो सच में हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। ज़रमीना ने मैम की तरफ देखते हुए इतने महारत से उसको कहा जैसे ये मैम की बात बहुत ध्यान से सुन रही है। तुम तो दफ़ा ही हो जाओ। फिज़ा ज़रमीना को दफ़ा करके अब साथ कुर्सी वाली लड़की की तरफ हुई थी। चूँकि उन्होंने निकाब लिए हुए थे तो मैम को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि फिज़ा साहिबा बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा, उसने अचानक फिज़ा की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो बड़े ध्यान से मैम का ना ख़त्म होने वाला इंट्रोडक्शन सुन रही थी। माय नेम इज़ तुबा। ये कहकर वो फिर से मैम की तरफ मुड़ गई और बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। ये इंट्रो सुन के ही जोलॉजिस्ट बन जाएंगे, उसने मुंह बनाते हुए दिल में कहा और अपनी कुर्सी के साथ टेक लगा के पीछे होकर बैठ गई। वो 2 क्लासेस लेने के बाद बिल्कुल पक चुके थे। अब उनका फ्री लेसन था। वो डिपार्टमेंट के बाहर गार्डन में आके बैठी, जिधर वो दुबली पतली सी लड़की अकेली बैठी थी। ये तो वही है जो हमारे साथ क्लास में बैठी थी ना? हाँ वही है, फिज़ा ने बुरा सा मुंह बना के कहा। वो दोनों इसके पास गईं। आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? ज़रमीना ने बड़े प्यार से उसको कहा। जी मुझे अकेले बैठने का शौक़ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और नीचे देखने लग गई। वो दोनों उसके थोड़ा सा दूर होकर वहीं ज़मीन पे बैठ गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उससे बात करने की? उसने मुँह भी नहीं लगाया ना आगे से। फिज़ा ने मुँह बनाते हुए ज़रमीना को कहा, कोई बात नहीं, आफत की बुढ़िया, कुछ लोगों की आदत होती है अकेले रहने की। होती होगी यार, कसम से कितने बोर्ड टीचर हैं इधर के, मैं तो एडमिशन लेके रो रही हूँ। सब ने कितना पकाया है, अभी एक क्लास रहती है, मैंने सुना है कोई मेल टीचर है यार, बस दुआ कर जरी कम से कम वो बंदा कुछ अच्छा हो। ये सर आ क्यों नहीं रहे यारा जी? क्यों जरी साहिबा तंग हो गई हैं? यारा 5 मिनट हो गए अभी भी नहीं आए हैं सर। मेरा दिल ऐसे ही बस तंग हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या हुआ जरी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार ठीक हूँ, चलो ना फिज़ा क्लास नहीं लेते। क्या कह रही हो तुम? बस ये लास्ट क्लास है, उसके बाद घर जरी, बस थोड़ा सा और यार, आज पहले ही क्लास बंक नहीं कर सकते ना? और जरी वो देख क्या हुआ। उसने आंखें और मुंह खोले हुए फिज़ा को देखा जो उसको इशारे करके बता रही थी। उसने दरवाजे से दौड़ के आते हुए उस लड़के को देखा जिसने हाथ में मोबाइल और 2-3 कागज़ पकड़े हुए थे। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट पहना हुआ था और मुस्कुराता हुआ क्लास में आ रहा था। वो ब्लैक जीन्स और ब्लैक कोट में इंतहा का पुरकशिश लग रहा था। उसके चेहरे पे छोटी छोटी दाढ़ी बहुत जच रही थी। जब भी वो मुस्कुराता तो इसका चेहरा खिलखिला सा जाता और दाढ़ी और भी खूबसूरत लगती। खान साहब। ज़रमीना ने उसको देखा और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, खान साहब। यार ये यहाँ क्यों आया है? यार जो कल मैंने जो बातें सुनाई थी शायद उसका बदला लेने आया है। और उसका वो कागज़ यार, उफ, वो अभी तो मैं घर छोड़ कर आई हूँ यार, मैं बनी अब बस। लेकिन फिज़ा ये तो देखो रोस्टर पे जा रहे हैं, शायद कोई सीनियर है हमारे, कुछ बताने आए होंगे। तुम बस चुप करो और नीचे देखो, कुछ नहीं होता, खुदा खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। उसने एक नज़र सब पे डाली और मुस्कुराते हुए सलाम किया। उनकी क्लास में 20 लड़कियां और 15 लड़के थे। सब ने सोए हुए अंदाज में सलाम का जवाब दिया, लेकिन लड़कियां सामने खड़े पुरकशिश इंसान को देख के पलक झपकना भूल गई थी। जैसे लगता है आज सब ने आप लोगों को सही पकाया है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। उसने हंसते हुए अपना मोबाइल देखा और क्लास को कहने लगा, भाई मुझे इतनी ही इंग्लिश आती है जितनी आपको वाइल्ड लाइफ आती है। वाइल्ड लाइफ आपको कितनी आती है? उसने सबको देख के पूछा। क्लास के कुछ लड़कों ने जवाब दिया, जनाब थोड़ी सी। मुझे भी इंग्लिश थोड़ी सी ही आती है जितनी आपको वाइल्ड लाइफ। उसने मुस्कुराते हुए उनको देख के कहा। अभी भी कोई नहीं समझा था वो आखिर है कौन। जी तो स्टूडेंट्स, आप सबको सैयद वजदान हुसैन शाह की तरफ से खुश आमदीद। मौला आप सबको खुश रखे यहाँ और मेरे सब्जेक्ट में पास होने की तौफीक दे। मैं हूँ आपका वाइल्ड लाइफ का सब्जेक्ट टीचर सैयद वजदान हुसैन शाह। किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। लड़कियाँ मुझे बहुत नाम देती रही हैं, आपको बताऊँगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप वही कह देना। उसने शरारती से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और फिर खुद ही बोला, ये मजाक था, अच्छा सीरियस नहीं होना। टीचर। क्लास में से एक लड़की फ़ौरन से बोल पड़ी, जैसे सबको बहुत हैरत हुई, उसको कुछ ज़्यादा ही हुई थी। जी जी टीचर, नहीं लगता ना मैं टीचर छोटा सा हूँ ना? उसने मुस्कुराते हुए एक ही दफ़ा में इतने सवाल उस लड़की से पूछ लिए। वो ऐसा ही था, स्टूडेंट्स में खड़ा होता तो स्टूडेंट ही लगता, बल्कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स उससे बड़े लगते। उसने क्लास में आते ही एक पुरजोर सा माहौल बना दिया था। सुबह से जो सारे स्टूडेंट्स तंग हो रहे थे एकदम से फ्रेश हो गए। वो क्लास में खड़ा हुआ टीचर लग ही नहीं रहा था, वो तो दोस्तों की तरह बातें कर रहा था। हंसी मजाक, खुद हंसना, दूसरों को हंसाना। अगर उसको कोई महफिल की जान कहता तो कौन सा गलत कहता। क्लासरूम का माहौल उसने अपनी मौजूदगी से इतना खुशगवार बना दिया था कि सब उसको ही देखते रहे। वो अभी तक रोस्टर से हटा नहीं था। उसकी कुछ आदत थी, वो क्लास से बात करते वक्त अपना मोबाइल देखा करता। अभी तक उसने क्लास में सब स्टूडेंट को पूरी तरह नहीं देखा था। अच्छा तो पढ़ना शुरू करें। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।